हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज की क्लास में हम बाल्यावस्था के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने शैशवावस्था के विषय में चर्चा की थी और आज हम पूरी तरह से बाल्यावस्था के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम बाल्यावस्था में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो शारीरिक विकास से लेकर पढ़ेंगे, मानसिक विकास के बारे में जानेंगे, संवेगात्मक विकास के बारे में जानेंगे और जो बाल्यावस्था के उपनाम हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बाल्यावस्था को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। यानी पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है वो 6 वर्ष से 9 वर्ष का माना जाता है, 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष का। और जो उत्तर बाल्यावस्था का काल है वो 9 वर्ष से 12 वर्ष का होता है। यानी कि पूर्व बाल्यावस्था ये संचयी अवस्था कहलाती है, संचयी अवस्था कहलाती है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है ये परिपक्व अवस्था कहलाती है। ठीक है, यानी वृद्धि की अवस्था कहलाती है, ये वृद्धि की अवस्था भी कहलाती है। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया गया है बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु है वो 6 वर्ष से 9 वर्ष मानी गई है और ये जो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था ये संचयी अवस्था कहलाती है। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी आयु है वो 9 से 12 वर्ष की बताई गई है और ये अवस्था जो है वो परिपक्व अवस्था या वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे, यानी कि शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। इस अवस्था में जो आरंभ में, ठीक है, इस अवस्था में आरंभ में बालक की जो लंबाई होती है वो बालिका शिशु से अधिक होती है। बालक की लंबाई बालिका शिशु से अधिक होती है और इस अवस्था के अंत में जो बालिका शिशु होती है उसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है और बालक शिशु की लंबाई कम। यानी कि क्या होता है, आरंभ में बालक शिशु की लंबाई अधिक होती है, बालिका शिशु की कम होती है। अगर हम शारीरिक विकास के क्रम की बात करते हैं तो आरंभ में बालक शिशु की लंबाई अधिक होती है, बालक शिशु की लंबाई अधिक होती है और बालिका जो शिशु होती है, बालिका शिशु की लंबाई वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब ये क्या है आरंभ में, और जब हम अंत की बात करते हैं इसी अवस्था के अंत में, यानी कि 12 वर्ष के लगभग का जब समय होता है उस समय की बात करते हैं, तो क्या होता है इसी का उल्टा हो जाता है, यानी बालक शिशु की लंबाई कम होती है और बालिका शिशु की लंबाई अधिक हो जाती है। ठीक है, अगर हम बाल्यावस्था में हड्डियों के विषय में बात करते हैं तो इस अवस्था में जो हड्डियों की संख्या है वो 350 हो जाती है, हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। और मस्तिष्क के वजन की अगर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क का वजन जो है वो 1300 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम का हो जाता है। जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1300 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, 1300 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम का हो जाता है। अगर हम हृदय की धड़कन की बात करते हैं तो इस अवस्था में जो बालक या बालिका शिशु के हृदय की धड़कन होती है वो 100 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 100 बार प्रति मिनट होती है, प्रति मिनट होती है। इस अवस्था में जो बालक या बालिका शिशु की मांसपेशियों का विकास होता है वो लगभग 35% का मांसपेशियों का विकास होता है। कितना होता है, लगभग 35% मांसपेशियों का विकास हो चुका होता है। और अगर हम दांतों की संख्या की बात करते हैं तो इस अवस्था में 27 से 28 स्थायी दांतों का विकास हो चुका होता है। 27 से 28 दांतों का, स्थायी दांतों का, यानी 27 से 28 स्थायी दांत आ चुके होते हैं, स्थायी दांत।
तो अगर हम क्या करते हैं कि हड्डियों की संख्या की बात करते हैं तो 350 हड्डियां, अगर मस्तिष्क के वजन की बात करते हैं तो 1300 से लेकर 1350 ग्राम का, और हृदय की धड़कन की बात करते हैं तो 100 बार प्रति मिनट। मांसपेशियों का विकास लगभग 35% का हो चुका होता है, और अगर हम दांतों की संख्या की बात करते हैं तो 27 से 28 स्थायी दांत आ चुके होते हैं। अब हम ये शारीरिक विकास के बारे में हमने जाना, अब हम मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे कि बालक का जो मानसिक विकास होता है वो कितना हो चुका होता है, किस उम्र में कितना मानसिक विकास हुआ होता है। तो अब हम आगे मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे। मानसिक विकास, मानसिक विकास, तो हम मानसिक विकास के क्रम में अगर हम 7 वर्ष की अवस्था का जब बालक होता है तो वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है और छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। ठीक है, यानी वस्तुओं में अंतर, 7 वर्ष में वस्तुओं में अंतर करना जानता है, वस्तुओं में अंतर, वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करता है और छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। छोटी छोटी घटनाओं का, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। छोटी छोटी घटनाएं बताने लगता है, कहीं कोई स्टोरी सुना होता है या किसी चीज को देखा होता है, वो 7 वर्ष की अवस्था में छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है, वस्तुओं में अंतर स्थापित करने लगता है कि जैसे कोई चीज तरल है, कोई चीज कठोर है। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या करता है, अंतर स्पष्ट करने लगता है। 8 वर्ष की अवस्था में अर्थ समझने लगता है, जैसे कि कुछ चीजों का अर्थ समझने लगता है, मीठा क्या होता है, खट्टा क्या होता है। ठीक है, इस टाइप से अर्थ समझने लगता है। कहानियों, अगर आप कहानी सुनाएंगे ना 8 वर्ष की अवस्था में, तो बच्चा कहानियों से रिलेटेड प्रश्न पूछने लगता है, अर्थ समझने लगता है। 8 वर्ष की अवस्था में अर्थ समझने लगता है, अर्थ समझने लगता है और कहानियों पर प्रश्न पूछने लगता है, कहानियों पर प्रश्न पूछने लगता है। 7 वर्ष की अवस्था में वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करता है, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। 8 वर्ष की अवस्था में अर्थ समझने लगता है, किसी का भी अर्थ समझने लगता है और कहानियों पर यह प्रश्न करने लगता है कि अगर आप कहानी सुनाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। तो ये कौन सी अवस्था होती है, 8 वर्ष की अवस्था होती है। अब हम 9 वर्ष की अवस्था के बारे में जानते हैं। जब बच्चा 9 वर्ष का होता है तो वो समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि के बारे में जानने लगता है, समझने लगता है और 1000 तक की संख्या का अर्थ भी समझ जाता है। यानी कि अगर वो 9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है तो दिन के बारे में जानता है, समय के बारे में जानता है, दिनांक, वर्ष के बारे में जानने लगता है, समझने लगता है, समय के बारे में यानी कि वो टाइम देखना समझने लगता है कि कितना बजा है। ठीक है, घड़ी में कितना टाइम हुआ है इसके बारे में जानने लगता है, उसको संडे मंडे ये सब डेज के बारे में पता चलने लगता है, दिन के बारे में पता चलने लगता है और वर्ष के बारे में कौन सा वर्ष चल रहा है, जनवरी फरवरी, इसके बारे में समझने लगता है। 1000 तक की संख्याओं का अर्थ समझने लगता है, 1000 तक की संख्याएं जानने लगता है, 1000 तक की जो संख्याएं होती हैं, गिनती होती हैं, वो जानने लगता है, समझने लगता है। तो आपने देखा कि 9 वर्ष की अवस्था में क्या क्या बच्चे को आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि उसका मानसिक विकास कितना हुआ है कि दिन के बारे में जानने लगता है, उसको समय के बारे में पता चलने लगता है, वर्ष के बारे में पता चलने लगता है, 1000 तक की संख्याओं का अर्थ समझने लगता है। अब 10 वर्ष का जब बालक होता है तो पूरे एक छोटा पैराग्राफ को, कोई पूरा पैराग्राफ उसको पढ़कर समझने लगता है। अगर 10 वर्ष का हो जाता है बालक तो एक पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझने लगता है, पैराग्राफ पढ़कर समझ जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। ठीक है, जब 10 वर्ष का बालक होता है तो पूरे पैराग्राफ को पढ़कर उसे समझने लगता है। और 11 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 11 वर्ष में कठिन शब्दों को समझने लगता है, तुलना करने लगता है और अंतर स्पष्ट करने लगता है। यानी कि कठिन शब्दों को अगर थोड़ा बहुत पानी के पर्यायवाची आप बताएंगे या कुछ कठिन शब्द बताएंगे तो वो क्या करेगा, 11 वर्ष की अवस्था में कठिन शब्दों के बारे में जानने लगता है, उसके अर्थ को समझने लगता है, तुलना करने लगता है, अंतर स्पष्ट करता है। तो ये 11 वर्ष की अवस्था होती है। और अगर 11 वर्ष की अवस्था, अब 12 वर्ष में क्या होता है, 12 वर्ष में बच्चे की जो जिज्ञासा
बहुत ज्यादा प्रबल प्रवृत्ति की हो जाती है, जानने की इच्छाएं ज्यादा होने लगती है। कोई भी चीज है, किसी चीज के भी बारे में उसे क्या है कि बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करेगा बच्चा, योजना बनाकर कार्य करने लगता है, यानी कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस टाइप से योजना बना के वो अपना कार्य करने लगता है। तो आपने देखा कि 7 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में और 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं। अब हम संवेगात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। मानसिक विकास के बाद में हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में क्या होता है कि सामाजिकरण की अवस्था, यानी कि सामाजिकरण की भावना आने लगती है, समझने लगता है, समाज में उठना बैठना, लोगों के बीच में रहना पसंद आने लगता है। तो सामाजिकरण की भावना, सामाजिकरण की अवस्था यानी सामाजिकरण की भावना का विकास होने लगता है, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करने लगता है, यानी कि इस अवस्था में ये संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करने लगता है, यानी कि किसी भी चीज पे है, जैसे कि गुस्सा आ रहा है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, उसको रोना आ रहा है तो वो रोने को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो संवेगों पर ये क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बच्चा संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करने लगता है, द्वेष की भावना विकसित होती है, द्वेष की भावना का विकास होने लगता है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। बच्चे के क्लास में अगर किसी के नंबर उससे ज्यादा आने लगते हैं तो उससे बच्चा क्या करने लगता है, कंपटीशन करने लगता है, ठीक है। ये वही अवस्था होती है, बाल्यावस्था में ही कंपटीशन का भाव भी बच्चे के अंदर विकसित हो चुका होता है। इच्छा पूर्ति ना होने पर निराशा उत्पन्न होती है, अगर बच्चे की इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो निराश हो जाएगा, कोई चीज उसे नहीं मिल पा रही है, बाई चांस उसने अपने पेरेंट्स से कुछ मांगा और वो उसे समय से ना मिल पाए तो इसकी वजह से वो निराश होने लगता है, असफलता से पर्याप्त भय होने लगता है, यानी असफलता से भय, जैसे कि असफलता यानी कि अगर मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे तो उसे डर लगने लगता है कि पापा हमें डांटेंगे, तो ये कौन सी अवस्था है, ये बाल्यावस्था है, यानी असफलता से पर्याप्त भय आने लगता है बच्चे के अंदर। और कौन कौन से संवेग, आनंद, उल्लास, सुख, दुख, प्रफुल्लता आदि का विकास भी होने लगता है, आनंद, उल्लास, सुख, दुख, प्रफुल्लता आदि भावों का विकास होने लगता है। समलैंगिक भावना का विकास होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समलैंगिक भावना का विकास होने लगता है, समलैंगिक भावना का विकास होने लगता है, यानी कि बालक क्या करेगा, अगर बालक है तो वो बालक के साथ ही दोस्ती करेगा और बालिका है तो बालिका के ही साथ में दोस्ती करेगी, यानी समलैंगिक भावना का विकास इस अवस्था में पाया जाता है। यानी बाल्यावस्था में आपने देखा कि सामाजिकरण की भावना का विकास होने लगता है, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करने लगता है, द्वेष की भावना, कंपटीशन की भावना का विकास बाल्यावस्था में दिखाई देता है, इच्छा पूर्ति न होने पर ये क्या होता है, निराशा का भाव उत्पन्न होने लगता है, इसके मन में निराशा आने लगती है, असफलता से पर्याप्त भय का विकास होने लगता है, यानी अगर वो फेल हो जाएगा बच्चा या कम मार्क्स आ जाएंगे तो मम्मी पापा से डर लगने लगता है कि अगर मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए तो क्या होगा, इस टाइप की भावना का विकास होने लगता है, संवेगों का विकास होने लगता है, आनंद, उल्लास, सुख, दुख, प्रफुल्लता आदि भावों का विकास होने लगता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समलैंगिक भावना का विकास किस अवस्था में होता है, समलैंगिक भावना का विकास बाल्यावस्था में दिखाई देता है। तो हमने देखा कि शारीरिक विकास में क्या क्या था, मानसिक विकास के बारे में हमने पढ़ा, संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ा। अब हम उपनामों की बात करते हैं, यानी इस अवस्था के जो उपनाम है उनके विषय में बात करेंगे। उपनाम, इस अवस्था को इस अवस्था को आरंभिक विद्यालय की अवस्था
ठीक है, यानी इस अवस्था में बच्चे का एडमिशन हो चुका होता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो बाल्यावस्था में बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है। तो इसी कारण से इस अवस्था को आरंभिक विद्यालय की अवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरंभिक विद्यालय की अवस्था। ये अवस्था क्या कहलाती है? आरंभिक विद्यालय की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें से इसे आरंभिक विद्यालय की अवस्था भी कही जाती है। इसका दूसरा नाम आरंभिक विद्यालय की अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है, नाम लिखवा दिया जाता है, बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इसी कारण से आरंभिक विद्यालय की अवस्था कहलाती है। गंदी अवस्था कहलाती है, गंदी अवस्था। गंदी अवस्था देखा होगा, इस समय बच्चे क्या करते हैं, जब भी घर स्कूल से घर आते हैं तो इनकी सारी ड्रेस वगैरह सब गंदी, ठीक है, शूज वगैरह सब गंदे, सॉक्स गंदे। तो घर पे आते हैं, मम्मी बहुत गुस्सा भी करती है, तब भी चाहे आप कितना भी उन्हें समझाइए, लेकिन बच्चों के साथ में ग्रुप में, ठीक है, धूल उड़ाते हुए चलेंगे, किसी भी रास्ते में पत्थर है उस पे पैर मारते हुए चलेंगे। इनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरे शूज गंदे हो जाएंगे, सॉक्स गंदे हो जाएंगे, इससे मतलब नहीं है। तो इस अवस्था को इसी कारण से गंदी अवस्था भी कही जाती है। ठीक है, चुस्ती फुर्ती की अवस्था, ये क्या कहलाती है? चुस्ती फुर्ती की अवस्था। चुस्ती फुर्ती की अवस्था, फुर्ती की अवस्था, यानी कि बहुत ही चुस्त फुर्तीला व्यक्ति, बच्चा जो होता है बाल्यावस्था में, इस समय बहुत ज्यादा चंचल भाव दिखेगा। ठीक है, कभी जल्दी थकेगा नहीं। मम्मी कहेंगी बेटा तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम कभी थकते नहीं हो। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें सबसे ज्यादा फुर्तीलापन, चुस्तीपन पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? चुस्ती फुर्ती की अवस्था कहलाती है। जीवन का अनोखा काल, यानी कि इस अवस्था को हम जीवन का, पूरे जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अनोखा काल कहते हैं। हर बच्चा, चाहे वो किशोरावस्था में हो, चाहे वो वृद्धावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, इसी अवस्था को सबसे ज्यादा याद करता है, क्योंकि इस अवस्था में उतने शरारत कर चुका होता है। इस अवस्था में कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, स्टार्टिंग होती है विद्यालय में, तो इस समय की अवस्था को, यानी कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे आप किस अवस्था में दोबारा जाना चाहोगे, तो वो कहेगा हम बाल्यावस्था में दोबारा जाना चाहेंगे, स्कूल डेज बहुत अच्छे थे हमारे, अक्सर बच्चा बोलता है। तो यानी इसी वजह से हम जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था को हम जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। निर्माणकारी अवस्था, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? निर्माणकारी अवस्था। निर्माणकारी अवस्था, निर्माणकारी अवस्था। इस समय स्कूल में एडमिशन हो चुका होता है, बच्चे अपने भविष्य में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो ये क्या है? निर्माणकारी अवस्था। ठीक है, इस समय नैतिक गुणों का विकास होना स्टार्ट हो चुका होता है, नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है, बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वो बच्चे जानने लगते हैं। ठीक है, यहीं से अपनी एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, तो इस वजह से हम इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है ये। तार्किक चिंतन की अवस्था। तर्क वितर्क, किसी भी चीज को देखेंगे उस पर तर्क वितर्क करने लगेंगे। किसी भी किले को देखा उसके ऊपर तर्क वितर्क, किसने बनवाया था, ये किस राजा का महल है, इस टाइप की तर्क वितर्क प्रस्तुत करने लगेंगे। इस कारण से हम बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, और इस अवस्था को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि खेल की अवस्था। क्या बोलेंगे? खेल की अवस्था। खेल की अवस्था देखा होगा, इस अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चे खेलने में पार्टिसिपेट करते हैं। ज्यादातर बच्चे खेलते हुए, इसी अवस्था में ज्यादातर बच्चे क्या है? खेलते हुए दिखाई देंगे। और जब ये खेलते हैं तो ग्रुप में खेलते हैं, यानी कि एक साथ झुंड में। क्रिकेट खेलेंगे झुंड में खेलेंगे, कोई भी गेम खेलेंगे वो झुंड में खेलेंगे, बैठ के खेलेंगे। ठीक है, या कहीं पे भी दौड़ेंगे तो एक साथ ग्रुप में। इसी वजह से इसको खेल की अवस्था कहा जाता है। इसी कारण से ग्रुपिंग की वजह से इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। टोली या समूह की अवस्था। देखा होगा, कोई भी फंक्शन होगा, कॉलोनी में कोई भी फंक्शन होगा तो बच्चे ग्रुप में ही
टोली में जाएंगे, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, टोली की अवस्था या समूह की अवस्था कहा जाता है। विचार द्वारा क्रिया की अवस्था, विचार अगर आएंगे तो उस पर क्रिया करने लगेगा। विचार द्वारा क्रिया की अवस्था, कोई भी विचार मन में आया कि हाँ हमें ये काम करना है, कोई भी विचार आया, उस विचार से ही ये क्या करने लगता है, क्रिया करने लगता है। बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो विचार द्वारा क्रिया करने लगता है, इस वजह से विचार द्वारा क्रिया की अवस्था भी कहलाती है। अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था, अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था, अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था। देखा होगा ज्यादातर इस अवस्था में बच्चों की रुचि में परिवर्तन होगा, कभी उन्हें डॉक्टर बनना होगा, कभी इंजीनियर बनना होगा, ठीक है, कभी उनको पायलट बनना होगा। तो इस अवस्था में सबसे ज्यादा रुचियों में परिवर्तन दिखाई देता है, इसी कारण से अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहलाती है। इसका नाम है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। कंपटीशन का भाव इसी अवस्था में दिखाई देता है, ठीक है, इसी अवस्था में कंपटीशन का भाव प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहलाती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कहलाती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, बच्चा स्वप्नों से बाहर आ चुका होता है। जब शैशवावस्था में होता है तो अर्ध स्वप्नों की अवस्था कहलाती है, और जब ये स्कूल जाने लगता है, हर चीज को जानने लगता है, ये रियलिटी क्या है, ठीक है। पहले बच्चा क्या था, किसी भी चीज को ये नहीं जानता था कि सजीव है या निर्जीव है, इसको टच करेंगे दिक्कत हो जाएगी, या कोई गर्म वस्तु छू लेंगे तो हम जल जाएंगे। लेकिन जब वो इस अवस्था में आता है तो वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, उसे पता चल जाता है, अंतर स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, इस चीज का यूज नहीं करना चाहिए। तो इन सब जो क्वालिटीज का विकास होता है वो बाल्यावस्था में हमें दिखाई देता है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहलाता है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। देखा कि इस अवस्था में ज्यादातर क्या होता है, कंपटीशन की भावना जागृत होती है, इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो निराशा होगी, द्वेष की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है, संवेगों को कंट्रोल करेगा, आनंद, उल्लास, खुशी होगी, दुख होगा, इस टाइप की जो संवेगात्मक विकास होते हैं, इसी कारण से संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, बच्चे साथ में ग्रुप में रहते हैं, झूठ बोलना भी सीख जाएंगे, किसी चीज में देर लगाएंगे, देर से घर आएंगे, बोलेंगे मम्मी ये काम मुझे मिल गया था और रास्ते में कोई एक आंटी मिल गई थी, या कुछ ऐसा वैसा में कुछ भी बोलेंगे, झूठ बोलने की अवस्था। यानी इस समय क्या होता है, मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था, झूठ भी बोलने लगते हैं बच्चे, ठीक है। इसी उत्पाती अवस्था भी कहलाती है, बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, उत्पाती अवस्था। बच्चे क्या करेंगे, किसी के घर में कोई पेड़ लगा होगा, उसी में फल लगे होंगे, तोड़ने लगेंगे बिना मतलब के, भले ही ना खाएं, फेंक दें, लेकिन उत्पाद सबसे ज्यादा उछल कूद करेंगे ज्यादातर। इस टाइप की जो क्वालिटीज होती हैं वो बाल्यावस्था में दिखाई देती है, इसी वजह से इसे उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। निरुद्देशीय भ्रमण की अवस्था, निरुद्देशीय भ्रमण की अवस्था, यानी कि बिना उद्देश्य के ही कहीं भी घूमना, कोई उद्देश्य नहीं है, किसी भी कॉलोनी में चले जाना, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे ग्रुप में हैं, घूम रहे हैं बिना मतलब के, तो निरुद्देशीय भ्रमण की अवस्था कौन सी कहलाती है, बाल्यावस्था। सारस अवस्था और नैतिक विकास की अवस्था भी कहलाती है। सारस विकास प्लस नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास की अवस्था। देखा होगा पहले शैशवावस्था में बच्चे के नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है, कोई भी मेहमान आता है, बच्चा कुछ भी उठा के खाने लगता है, ठीक है, ना उसको नमस्ते करना मीन्स कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब ये बाल्यावस्था में
प्रवेश कर जाता है तो बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। कोई भी मेहमान आता है रिस्पेक्टफुली बात करता है, नमस्ते करता है और कोई भी सामान ऐसे उठा के नहीं खाने लगता। तो ये देखा कि ये जितने भी गुण हैं वो आपको कब दिखाई देते हैं? बाल्यावस्था में। आप इस चीज को फील कर सकते हैं, अपने आप को रखिए या आपके आस पड़ोस में या आपके घर परिवार में कोई बच्चा हो तो उसकी क्वालिटीज को आप इस चीज से मैच कराइए, शायद आपको अच्छा मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने देखा कि उपनामों में आपने देखा कि आरंभिक विद्यालय की अवस्था, गंदी अवस्था, चुस्ती पूर्ति वाली अवस्था, जीवन का अनोखा काल, तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, टोली की अवस्था, विचारों द्वारा क्रिया की अवस्था, अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था, ठीक है, निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था कहलाती है, सारस अवस्था, नैतिक अवस्था, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो इस टाइप की आपने उपनाम से इसे जानते हैं बाल्यावस्था को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर चाहे वो सीटेट के एग्जाम हो चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। बाल्यावस्था का ये फर्स्ट पार्ट है और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और जो बाल्यावस्था के विषय में जो फेमस मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो जो परिभाषाएं दी गई उनके विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है यहीं तक हम समाप्त करते हैं। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस मेरे टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।